नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। वह टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा, टाइम एंड टेंस में डिफरेंस देखा और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पास्ट इंडेफिनिट लेकर के। बहुत ही गौर से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं फिर बात करने वाला हूँ पूरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखिए, इससे पहले हम यहाँ बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट नाम के को पहले हम ऑपरेशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया आपको कि टेंस का मतलब होता है क्रिया का रूप, और क्रिया का जो रूप होता है वह क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित होता है, और यह अनिश्चितता जो है सो पास्ट टाइम में होता है, क्योंकि इसमें काम होने का समय का कोई निश्चितता नहीं होती है कि काम कब से स्टार्ट होना है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी किसी किसी किताब में देखने को मिलता है। तो इसको दो नामों से हम लोग जानते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस के नाम से। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोकन के दृष्टिकोण से, रिटेन के दृष्टिकोण से, चूंकि हम लोग यदि किसी से टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे अधिक यदि किसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो वह होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य। इसीलिए बहुत ही गौर से इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि रिटेन के साथ साथ स्पोकन में हम लोग सबसे अधिक इस तरह के सेंटेंस का उपयोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफिनीशन की। जैसा कि मैंने बताया कि डिफिनीशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए सेंटेंस दैट शोज, एक वाक्य जो दिखलाता है किसी को, एन एक्शन को, एक काम को। कैसे काम को? विच स्टार्ट्स इन द पास्ट टाइम, जो शुरू होता है बीते हुए समय में। एक वाक्य जो दिखलाता है एक काम को जो शुरू होता है बीते हुए समय में, एंड कंप्लीट्स ऑल्सो इन द पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम में ही क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें समय की निश्चितता नहीं होती है कि किस समय से काम स्टार्ट होगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि एक वाक्य जो दिखलाता है ऐसे काम को जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर जो है इस डिफिनीशन को तौलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि राहुल स्कूल गया, काम पास्ट में स्टार्ट हुआ जाने का और पास्ट में ही खत्म हो गया। वर्तमान से इसको कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को यदि हम इस पे तौलते हैं तो बिल्कुल खरा उतरता है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस की। तो आप देख सकते हैं, ए हिंदी सेंटेंस दैट मेन वर्ब एंड्स इन, एक हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या होगा? ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, और फिर क्या है? या ई ए। मुख्य रूप से यही होता है, लेकिन किसी किसी किताब में या था, ई थी, ए थे को भी पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही रखा गया है, इसलिए मैंने आइडेंटिफिकेशन में इसको भी मैंने लिख दिया है। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे बुक में इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में भी रखा गया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि यह ज़्यादा अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप देखेंगे सेंटेंस को गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि मैंने, जैसे कि राहुल स्कूल गया और राहुल स्कूल गया था, यदि इसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि गया था मतलब बहुत ज़्यादा पीछे पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। लेकिन चूंकि बहुत सारे किताब में या पास्ट इंडेफिनिट में भी रहता है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। फिर लिखा है ईटीसी इज कंसीडर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई ए लगा हो, साथ साथ या था, ई थी, ए थे भी मैंने लिख दिया है, वह कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल यहां पर है कि राम ने मुझे गाली दी। अब यहां पर देखिए दी लगा हुआ है, तो दी को तो मैंने यहां आइडेंटिफिकेशन में नहीं लिखा है, लेकिन दी को उच्चारण करते हैं तो यह ई का सेंस आता है, इसीलिए यह भी जो है सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। फिर मैं आम खाया, अब या लगा हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं या है, इसलिए यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। उसने मेरा मदद की थी, तो की थी तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन की का उच्चारण करते हैं तो ई का उच्चारण आता है, ई, तो ई का उच्चारण यहां पर दिया हुआ है, इसलिए यह भी क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया।
फिर यहां पर है राहुल झूठ बोला था, बोला है। अब ला है लगा हुआ यहां पर, क्योंकि यहां पर है का कोई सेंस नहीं है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होता है। उसी तरह से मैं खाना खा रहा था, तो यहां पर क्या है, रहा था, इसलिए यह भी नहीं होगा। और फिर वह कई दिनों से बीमार था, यह भी आइडेंटिफिकेशन के अनुसार सेट नहीं करता है। तो यह तीनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, जबकि यह तीनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस की, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको गौर से देखिए कि जिस इंग्लिश वाक्य में यह निम्न शब्द लगा हो, कौन कौन सा शब्द, यस्टरडे लगा हो, फिर यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नून लगा हो, या फिर द डे बिफोर यस्टरडे लगा हो, या फिर द अदर डे लगा हो, या एगो लगा हो, या लास्ट इवनिंग लगा हो, लास्ट नाइट लगा हो, लास्ट वीक लगा हो, लास्ट मंथ लगा हो, या मंडे लास्ट लगा हो, या इन मार्च 2010, यानी कि कहने का मतलब इन के साथ महीना या साल का कोई इंडिकेशन हो। तो इस तरह का इंडिकेशन यदि वाक्य में लगा हुआ इंग्लिश वाक्य में, तो आप समझ जाइए कि वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यहां पर एग्जांपल दिया है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है वी डॉट हिम यस्टरडे। जैसे ही यस्टरडे हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है, भी हम आगे अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो यहां पर सी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी शॉ, वी सी का V2 क्या होगा, शॉ, वी शॉ हिम यस्टरडे। फिर दो नंबर में यहां पर मैंने लिखा है आई डॉट हर लास्ट ईयर। जैसे ही लास्ट ईयर लगा हुआ हो, देख रहे हैं आपने, मैंने दिया है यहां पर लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट, तो लास्ट के साथ यदि कुछ लगा हुआ तो लास्ट ईयर लगा हुआ है। तो यहां पर मीट है, तो इसका V2 क्या हो जाएगा, मेट। सब्जेक्ट प्लस V2 इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो आई मेट हर लास्ट ईयर। उसी तरह से जो है सो यहां पर अगले ये तीसरा नंबर में है दे डॉट आउट एन आवर अगो। अब जैसे ही अगो आप देखेंगे, चूंकि मैंने यहां पर देखा है, आपने लिखा, मैंने यहां पे लिखा है अगो, जैसे ही अगो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और यहां पर गो है चूंकि, तो गो का V2 क्या होगा, वेंट। तो वेंट हो जाएगा यहां पर, दे वेंट आउट एन आवर गो। उसके बाद फिर यहां पर है हिज ग्रैंडफादर इन 2010। अब चूंकि यहां पर आपने देखा कि इन के साथ समय लगा हुआ है, तो इन के साथ 2010 लगा हुआ है, तो डाई यहां पर है, तो यहां पर भी V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, डाइड। हिज ग्रैंडफादर डाइड इन 2010। तो इस तरह से जो है सो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस को यहां पर देखा। और शुरू से हम लोगों ने पहले इसके नाम को के बारे में जाना, फिर डिफिनीशन देखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस देखा, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस देखा। अब हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड में स्ट्रक्चर का और एग्जाम्पल के बारे में। अगले स्लाइड के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, इसमें मैं चर्चा किया हूं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की। तो आप गौर से देख सकते हैं, मैंने बात किया है यहां पर स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट में जितना भी मैंने प्रेजेंट के चारों काइंड्स बताया, तो इसका फुल मैंने लिखा था, इसमें हम सब में शॉर्ट कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस प्लस VESENT, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। RW से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे, रिमेन वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW इसका हो गया। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाया, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया I, V2 टीच, पढ़ाना का टीच होता है, टीच का V2 टाउट हिम इंग्लिश, आई टाउट हिम इंग्लिश। फिर दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। मैंने उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, इसमें नहीं लगा रहेगा, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, तो आई डिड नॉट टीच हिम इंग्लिश। फिर यहाँ पर है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें डिड पहले आ जाएगा। जैसे ही डिड लगेगा, तो ये जो V2 था पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस में, वो V1 में बदल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें भी जो है V1 में बदलेगा, क्योंकि किसी भी वाक्य में वर्ब के अन्य एक ही रूप हो सकता है। तो डिड ऑलरेडी V2 रूप में होता है, इसलिए आने वाला वर्ब V1 रूप में होता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाया, जैसे ही शुरू में क्या लगा हुआ है, तो डिड से शुरू होगा, डिड आई टीच हिम इंग्लिश, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
फिर है निगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब क्या भी है और नहीं भी है। आप देख सकते हैं वाक्य में क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। तो क्या मैं उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, तो हो जाएगा डिडंट आई टीच हिम इंग्लिश, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं डिड आई नॉट टीच हिम इंग्लिश। क्योंकि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के पहले भी नोट है और सब्जेक्ट के बाद भी नोट है, तो दोनों में से कहीं भी आप लगा सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि सब्जेक्ट के पहले लगेगा तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लगाना है, ठीक है। फिर 5 नंबर में है पॉजिटिव WH फैमिली। तो WH वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे वाला वाक्य रहेगा और वह बीच में रहेगा, तो उसको पहले लिखना है WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पर एग्जांपल मैंने लिया है कि मैं उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ाया, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा WH वर्ड के रूप में वाई आ गया, फिर डिड आई सब्जेक्ट हो गया, टीच हिम इंग्लिश, वाई डिड आई टीच हिम इंग्लिश, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। और फिर लास्ट में है, सबसे नीचे में है निगेटिव WH फैमिली, मतलब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहां के साथ नहीं भी लगा रहेगा। तो मैं उसे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों भी है और नहीं भी है, तो क्या हो जाएगा वाई डिडंट आई, वाई डिडंट आई कर सकते हैं, वाई डिडंट आई टीच हिम इंग्लिश, या वाई डिड आई नॉट टीच हिम इंग्लिश। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि हमने स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल, हिंदी एग्जाम्पल को भी सभी फॉर्म में लिया है और उस सभी फॉर्म को इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया है। और पुनः यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है जो कि सारे फॉर्म में है स्पोकन प्रैक्टिस के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है उसने गरीबों की मदद की, तो क्या हो जाएगा ही हेल्प्ड द पुअर। देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस B2 है, और जैसे ही फिर अगला सेंटेंस में उसने गरीबों की मदद नहीं की, नहीं लग गया तो डिड फॉर्म यहाँ पे आ गया, और जैसे ही डिड लग गया तो ये जो V2 फॉर्म था वो किसमें बदल जाएगा V1 में। तो ही डिड नॉट हेल्प द पुअर, द पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, उसके पहले द लग जाएगा तो वो नाउन हो जाता है, द पुअर मीन्स हो गया गरीब लोग। तो फिर यहां पर है डिड ही हेल्प द पुअर, क्या वह गरीबों का मदद किया। तो इसका स्पोकन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, हाँ वह गरीबों का मदद किया, एस ही हेल्प द पुअर, यहां फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर यहां पर है डिडंट ही हेल्प द पुअर, क्या उसने गरीबों का मदद नहीं किया, तो स्पोकन प्रैक्टिस हो जाएगा नो ही डिड नॉट हेल्प द पुअर, नहीं उसने गरीबों का मदद नहीं किया। फिर है व्हाई डिड ही हेल्प द पुअर, उसने गरीबों का मदद क्यों किया, व्हाई डिडंट ही हेल्प द पुअर, उसने गरीबों का मदद क्यों नहीं किया। तो इस तरह से एक सेंटेंस को आप 8 फॉर्म में बना सकते हैं, 2 स्पोकन प्रैक्टिस हो गया और 6 फॉर्म जो स्ट्रक्चर का है सो है। यदि ये आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने मन से सेंटेंस लेते हैं और इस तरह से बनाते हैं और स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका टेंस यदि आपके टंग पे फिट होता है तो आप अंग्रेजी लिख भी पाएंगे और बोलने की भी आप में डेवलप होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना भी सीखूं और लिखना भी सीखूं, तो ये कंप्लीट वीडियो को आप देखिए और इसके आधार पर बहुत सारे सेंटेंस अपने दिमाग से सोचिए और सभी फॉर्म में चेंज कीजिए। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, फिर हम अगले वीडियो में अगले टेंस के अगले काइंड आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।